आवाम महंगाई से परेशान हैं तो हुकूमत को भी इसका एहसास हो रहा है। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इसी अहम खबर से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 12 रुपये फ़ी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया है। ओगरा की समरी वजारत खजाना को वापस भिजवा दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मिली थी। IMF की शराइत के तहत पेट्रोल 12 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओगरा की समरी नजर सानी के लिए वजारत खजाना को वापस भेज दी है। उनका कहना है कि कीमतों में इतना इजाफा नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वजारत खजाना कीमतों पर नजर सानी करेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अदम एतमाद नहीं, जेलें नज़र आ रही हैं। ऑपोजिशन केसेस से बच गई तो अदम एतमाद लाएगी। ये लोग 3 साल में हुकूमत गिराने की 13 कोशिशें कर चुके हैं। इनमें टफ टाइम देने की सकत ही नहीं है। साथ के साथ फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज को पहले मेयर का इंतखाब लड़ने का मशवरा भी दिया। मुझे तरीके अदम एतमाद तो नज़र नहीं आ रही है, मुझे जेलें नज़र आ रही हैं जो इन सब के लिए तैयार है। केसेस से बच गए तो तरीके अदम एतमाद लाएंगे ना। 3 साल में तकरीबन 13 कोशिशें कर चुके हैं हुकूमत हटाने की, इनसे हुकूमत नहीं हटी। तीर चलेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। फजलुर रहमान साहब हैं या बिलावल साहब हैं या मरियम हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, हुकूमत हटाने की इनकी इस वक्त इनमें सकत है। इस वक्त तो ये अपने बोझ के तले दबे हुए हैं। फजलुर रहमान साहब को आप समझते हैं कि क्या वो पाकिस्तान में हुकूमत बना सकते हैं? 1150 पाकिस्तान में सीटें हैं जिन पे इलेक्शंस होते हैं। JUI इलेक्शन ही 60-70 सीटों पे लड़ती है। PMLN जो है वो 6 डिवीजनों की पार्टी है। पीपल्स पार्टी जो है वो 5 डिवीजनों की पार्टी है। इनका इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ एक है, वो ये कि अपने जो मुकदमात हैं, बिलावल भुट्टो और मरियम को कराची और लाहौर के मेयर से अपना कैरियर शुरू करना चाहिए। फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज या शहबाज शरीफ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है तो ये तो बड़ी एक तारीख अलामत। इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये माजी के लोग हैं। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान को घबराहट हमारी सियासी मुलाकातों से नहीं, मुल्की तबाही, महंगाई और बेरोजगारी से है। हमजा शहबाज बोले, इमरान खान को घर भेजना वाहिद हदफ है जिसके लिए सियासी लोगों से राबिते हो रहे हैं। जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। घबरा कौन रहा है, ऑपोजिशन या तब्दीली सरकार? मेरी आपसे गुजारिश है, PTI वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। वजीर आजम ने ऑपोजिशन की आनियों जानियों पर वार किया तो ऑपोजिशन लीडर ने हुकूमत पर घबराहट का इल्जाम धर दिया। घबराहट परेशानी मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं है। जो मुल्क की तबाही की है, मस्जिद की तबाही की है, महंगाई, बेरोजगारी, मुल्क का दौलत दोनों हाथों से टूट गई है, ये है वो वाकयात जिससे उनको नींद नहीं आई। हमजा शहबाज से जहांगीर तरीन से राब्तों पर सवाल हुआ तो कहने लगे, मुलाकातें तो सबसे हो रही हैं, वाहिद मकसद हुकूमत से निजात है। राब्ते अपना जो है वो सबके साथ है क्योंकि हदफ एक ही है, इमरान न्याजी को घर जाना है इंशाअल्लाह। हम जो शुरू से अपने काम पे लगे हुए हैं तमाम ऑपोजिशन जमातों के साथ। हिज़्ब इख्तिलाफ मिशन में कामयाब होने का दावा तो कर रही है, लेकिन हुकूमती इत्तेहादी और वजीर तो कुछ और ही कहते हैं। तमाशा चल रहा है, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना। चौधरी बरादरान की वज़ादारी है कि उन्होंने उनको इज्जत दी, बिठाया, वोट देने का वादा नहीं किया, इनकार कर दिया। अदम एतमाद का शोर, सियासी माहौल गर्म। ऐसे में लाहौर में तरीन ग्रुप के अरकान की बड़ी बैठक लग गई। क्या लाहे अमल होगा, किस मामले पर गौर किया जा रहा है, इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे इमरान भट्टी से। इमरान भट्टी, कितने अरकान शरीक हैं इस बैठक में? जी बिल्कुल, अदम एतमाद की बात गई तो सियासी हलचल जैसे ही हुई तो तरीन ग्रुप भी एक बार फिर एक्टिव हो गया है। ओन चौधरी की जानिब से तरीन ग्रुप के एजाज़ में अपनी रहशगाह पर इशाया रखा गया है, जबकि जहांगीर तरीन अपने ग्रुप समेत ओन चौधरी की रहशगाह पहुँच चुके हैं। तकरीबन 5 के करीब रुकने कौमी असम्बली और 15 के करीब हैं सूबाई असम्बली, वो इस वक्त इशाये में मौजूद हैं। इशाये से कबल इजलास जारी है, इजलास में अदम एतमाद के ऊपर तबादला ख्याल किया जा रहा है। ख़ास तौर पर मौजूदा जो सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब के हवाले से जो गुफ्तगू की जा रही है। आपने अपडेट किया। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने भी ऑपोजिशन को ललकारा, कहा तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक़ भी पूरा कर लें, पता चल जाएगा
कि मुकाबला किससे है। शाह महमूद ने भी कह दिया कि ये इस बार भी खाली हाथ ही जाएंगे। तहरीके अदम एतमाद लानी है तो शौक से लाएं। वजीर दिफा परवेज खटक ने भी अपोजिशन को ललकार दिया। कहा तहरीके अदम एतमाद की बातें करने वालों के हाथ कुछ नहीं आएगा। इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश है कि इस मुल्क को इन चोरों से निजात दिलाए और अभी भी ये सुन रहा हूँ कि अदम एतमाद करें, बड़ी खुशी से करें, पता चल जाएगा इनको कि मैदान में क्या। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अपोजिशन हुकूमत को घर भेजने की बातें 3.5 साल से कर रही है मगर उनके हाथ खाली हैं। सियासी हदबंदी जो है वो सामने आ रही है। वो कहते हैं कि जनाब हमारी मकबूलियत है, अवाम में पजीराई है। ये आपके सामने अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए खैबर पख्तूनख्वा में, नून किधर है? शाह महमूद कुरैशी का कहना था अपोजिशन महंगाई को जवाज बनाकर अपनी चोरी बचाना चाहती है मगर ये कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी के जतन। हुकूमत ने मियां साहिब के डॉक्टर्स से राबिते का फैसला कर लिया। डॉक्टर शॉल और डॉक्टर लॉरेंस को खत लिखकर मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाई जाएंगी। बीमारियां ऐसी न निकली जो सफर में रुकावट हो तो वापसी की गारंटी देने वाले शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। नवाज शरीफ की वापसी के लिए हुकूमत सरगर्म हो गई। साबिक वजीर आजम की मुआलिजीन से खुद रिपोर्ट्स मंगवाने का फैसला कर लिया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस डॉक्टर शॉल और डॉक्टर लॉरेंस को अलग अलग खत लिखेगा। नवाज शरीफ की जानिब से अदालत में रिपोर्ट जमा कराई गई हैं कि वो सफर नहीं कर सकते, लेकिन बरतानिया में फैक्ट्री के दौरे और सीढ़ियां चढ़ने की वीडियोज सामने आ रही हैं। वजीर आजम की जानिब से इन वीडियोज पर तनकीद भी की गई। वो जो इलाज करवाने गया था अपना बाहर, एक मुजरिम कहता है जी बड़ी दिल की बीमारी है, वो सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, अपनी फैक्ट्रियां देख रहा है जाके। अब हुकूमत बड़े मियां साहिब के डॉक्टरों से सेहत की मुकम्मल मालूमात लेगी। अगर बीमारियां ऐसी ना निकली जो सफर में रुकावट हो तो छोटे मियां साहिब के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। नवंबर 2019 में शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में बयाने हल्फी दिया था कि नवाज शरीफ फिट होते ही वतन वापस आ जाएंगे। उनकी गारंटी पर ही अदालत ने बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी। हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, कुछ प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट्स। नवाज शरीफ तो वापस ना आए और ना ही इलाज की तफसीलात आईं, लेकिन कभी किसी होटल में खाना खाने, कहीं बैठकर कॉफी पीने और पोलो मैच देखने की तस्वीर और वीडियो जरूर सामने आती रहती है और वजीर आजम को गुस्सा आता रहा। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। इमरान खान ने वार्निंग के बाद मोहब्बत से भी वापस आने की दावत दी थी। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ आप पाकिस्तान आए, प्लीज पाकिस्तान आ जाओ, प्लीज पाकिस्तान आ जाओ। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि नवाज शरीफ से मिलने गई तो उन्होंने इलाज पर तसल्ली का इजहार किया था। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को बाहर से मौलिज बुलाने की पेशकश भी की थी। मौलिज ने लिखा है कि जेल में अकेला रखा तो दिल टूट जाएगा, अगर अकेले रहना मुमकिन नहीं तो पूरा ख़ानदान ही जेल में डाल देते हैं। रिपोर्ट थोड़ी है, एक लेटर है जिस लेटर में उन्होंने मेंशन किया कि ये हुआ, मैं एक डॉक्टर हूँ, आप बार बार मुझे यही लिख के भेजते हैं खत के अंदर कि जी मैं इस वक्त से बीमारी हुई, फिर ये बीमारी हुई, फिर ये बीमारी हुई, फिर ये बीमारी हुई। मुझे ये ना बताएं आप कि अब इस वक्त रीसेंट टेस्ट क्या हुई है, लेटेस्ट इस वक्त क्या पिक्चर है आपके हार्ट की। आप मुझे नहीं भेजेंगे टेस्ट तो मैं किस किस्म का ओपिनियन दे सकता हूँ। खान साहब जो हैं वो बीमारियों के मसले के अंदर बड़ा दिल छोटा है। उन्होंने कहा था कि आप उनसे पूछिए, बाहर से कोई मौलिज उन्होंने बुलाना, उनको बुलाएं और उनको अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट दें। जो 14 दिन वो हमारे पास रहे, मैं जब मिलने गई तो उन्होंने कहा मुझे बड़ी तसल्ली और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। मुआलिज उन्होंने लिख के भेज दिया कि बस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को उनको बिल्कुल अलहदा जेल में रखा जाए, उनके दिल की तकलीफ पड़ सकती है। घर के बहुत सारे बंदे भी बेल पे हैं, उनको उनके साथ इकट्ठा कर देते हैं। इस कौम को कितना बेवकूफ़ हम बनाएंगे। मतलब इस कौम को आप बार बार वही बातें, आए वापस और सजा काटें अपनी। 2 साल से तो वहाँ बैठे हुए, इसका मतलब है 2 साल की तो और सजा जो है यहाँ काटनी पड़ेगी। अल्लाह ताला उनको, उनके दिल को इतनी ताकत दे कि वो वापस आएँ और अपनी सजा काटें और मुकम्मल करें। 2019 में 1 लाख 65,000 से ज़ायद लोग 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 1 लाख 65,000 से ज़ाय
और लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के इस बयान की तस्दीक भी कर दी। जहां तक नवाज शरीफ के इलाज का ताल्लुक है, इससे बिल्कुल मुतमईन थे, लेकिन नैब हिरासत में जो कुछ हुआ उस पर तहफ्फुजात थे। जो इलाज हो रहा था और जितनी कैपेसिटी थी वो तो बिल्कुल ठीक था, उससे हम मुतमिन थे। मगर नैब की कस्टडी में जो किया गया उनको, उससे हम ना सिर्फ मुतमिन थे बल्कि हम परेशान भी थे, खौफजदा थे कि कहीं कोई जुल्म ज्यादती जो माजी में होती रही है कोई ऐसा हमारे साथ ना हो जाए। इन्हीं की जो तजवीज़ थी इनके मेडिकल बोर्ड की, तो उसके बाद ही गए हैं वो, और आज किस मुंह से कह रहे हैं कि वो मेडिकल रिपोर्ट जो थी वो गलत थी। नून लीगी रहनुमा मियां नवाज शरीफ के लंदन जाने से पहले कहते रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। यास्मीन राशिद कहती हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में होने वाले इलाज से मुतमईन थे। नून लीगी रहनुमाओं के कुछ पुराने बयानात भी आपको सुनवा देते हैं। हमने तो यहाँ CT स्कैन भी ऑफर किया, यहाँ तक ऑफर किया कि आपने बाहर से अपना मुआलिज बुलाना है तो उसे बुला लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं तो वहीं जाऊंगा और अपना इलाज करवाऊंगा। नवाज शरीफ साहब लंदन इसलिए गए थे कि उनकी जान को ख़तरा था, और नैब में रहते उनको पता नहीं इन्होंने क्या किया, नवाज शरीफ की सेहत को एक ऐसे जगह तक पहुंचा दिया था कि उनकी ज़िंदगी का हमें पता नहीं था। तो नवाज शरीफ साहब ऐसी हालत में पाकिस्तान 14 दिन वो हमारे पास रहे, उसमें तो वो काफ़ी मेरी तरफ से तो उन्होंने, मैं जब मिलने गई तो उन्होंने कहा मुझे बड़ी तसल्ली और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। ये दवाइयाँ उनकी बंद की गई हैं, जो ब्लड थिनर्स हैं, प्लेटलेट काउंट उनके लो हैं और आर्टरीज इतनी नैरो है कि ब्लड सप्लाई जो है वो अभी तक जो कॉज है उस तक ना पहुंच सके। इससे जो है दिन ब दिन खराब होती गई। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 5-6 बीमारियां जो उनको लाक वक्त वो आए थे, जो भी उनकी ट्रीटमेंट हमने उनकी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक की, उनकी तशखीस बिल्कुल सही की। नवाज शरीफ साहब की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मियाँ साहब के जो प्लेटलेट काउंट्स हैं वो अभी तक क्रिटिकल हैं, उसके ऊपर कोई सियासत ना की जाए। 14 दिन वो हमारे पास रहे, उसमें तो वो काफ़ी मेरी तरफ से तो उन्होंने, मैं जब मिलने गई तो उन्होंने कहा मुझे बड़ी तसल्ली और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ना करे कुछ हुआ, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर, आपकी हुकूमत के ऊपर है। इस हुकूमत की इंतकामी सियासत की बदौलत आज नवाज शरीफ साहब को इस हालत में पहुंचना पड़ा। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है तो उन्होंने कहा था कि आप उनसे पूछिए, बाहर से कोई मुआलिज उन्होंने बुलाना, उनको बुलाएं और उनको अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट। आप मुझे ये गारंटी दें उनकी ज़िंदगी को खतरा नहीं होगा, इन कातिलों के हाथ में उनकी ज़िंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट, हमको कितना बेवकूफ़ बनाएंगे, आए वापस और सजा काटें अपनी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अवामी मार्च के प्लान की मंजूरी दे दी। लॉन्ग मार्च 27 फरवरी को कराची से शुरू होगा, 10 दिन में इस्लामाबाद पहुंचेगा। मार्च सिंध के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ 3 मार्च को पंजाब में दाखिल होगा। बिलावल 4 तारीख को मुल्तान और 6 को लाहौर में खिताब करेंगे। 8 मार्च को रावलपिंडी से काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुर्दा हाजिर हो, माजरा जानिए इसी बुलेटिन में। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत के इत्तेहादियों ने बता दिया है कि वो रियासत के साथ हैं। हुकूमत टेलीफोन कॉल्स पर खड़ी है, जिस दिन ये सिलसिला ख़त्म हो गया अदम एतमाद हो जाएगा। इत्तेहादियों ने कह दिया है कि हम रियासत के साथ हैं और रियासत इस वक्त हुकूमत के साथ है। जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो हम भी हुकूमत के साथ। ये आज मुल्क में सियासत की नोयत है। जब टेलीफोन कॉलें बंद होंगी तो अदम एतमाद उसी दिन हो जाएगा। ये सारी सियासत की हकीकत है कि आज हुकूमत जो है वो टेलीफोन कॉलों पर खड़ी है। सब 2/3 अक्सरियत की बात कर रहे हैं। जिस आदमी ने मुल्क का ये हाल किया हो, अक्सरियत ना होने के बावजूद जब 2/3 मिलेगी तो क्या करेगा आप खुद सोच सकते हैं। बहरहाल आप इस हफ्ते देख लें, बिजली में 4 रुपये इजाफा और आज पेट्रोल में 6 से 10 रुपये मुतवक्को है। ये पहली हुकूमत है, हर महीने बिजली का रेट बढ़ जाता है और इसकी बुनियादी वजह इस हुकूमत की नाअहली है। जिस आदमी को पहला इनाम मिला हो उसकी बेइज्जती मत किया करें। एक आदमी को इनाम मिला है, आप उसके बारे में ऐसी बातें करते हैं। इनाम क्यों मिला है ये आपको पूछने का हक नहीं है। यहाँ मुल्क में जमहूरियत नहीं है। मेरी चेयरमैन नैब से गुजारिश है कि आप में हिम्मत है, टीवी कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि कितने सियासतदानों को आपने पकड़ा है और कितने पैसे उनसे बरामद किए। 539 अरब में से कितने पैसे सियासतदानों से आए, हम इंतजार कर रहे हैं। आज 3 महीने से मैं पूछ रहा हूँ, PSC पूछ रही है, जवाब कोई नहीं।
पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? पीपी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने बता दिया। उन्होंने कहा वजीर आजम ने अपनी बेवकूफ़ियों से अवाम ही नहीं रियासत को भी मुश्किल में डाल दिया है। समा को इंटरव्यू में उनका कहना था पीपल्स पार्टी चाहती है मौजूदा हुकूमत इमरान खान के बगैर आईनी मुद्दत पूरी करे। पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से ये कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए अपने इक़दाम उठाएंगे और हम नहीं चाहते कि इसको अपने टाइम से पहले हम जाने दें। अब भी हमारी यही कोशिश है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो अपना टेन्योर पूरा करे, मगर इमरान के लीडरशिप में नहीं, क्योंकि उसने अपनी बेवकूफ़ियाना हरकतों की वजह से जो प्रॉब्लम स्टेट के लिए, रियासत के लिए पैदा की है, मैं समझता हूँ कि आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नंबर गेम पूरी होगी इंशाअल्लाह, और अगर नहीं भी है तो हम अपना फरीज़ा तो अदा कर दें। हुकूमत को मौका दिया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए कि ये काम करे, मगर ये जितना आगे बढ़ रहे हैं उतने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत का खेल अब ख़त्म हो चुका, अब ऑपोजिशन का खेल शुरू हुआ है। तहरीक अदम एतमाद हर सूरत लाई जाएगी। सरबराह पीडीएम ने दावा किया है कि मुल्क में तब्दीली के इम्कानात रोशन हो रहे हैं। हमने आगे बढ़ना है, उनका तो खेल मुक गया है, तो हमारा खेल शुरू हो गया है। हमने भी अदम एतमाद की बात शुरू कर दी। ये मुल्क हमारा है, ये किसी का जागीर नहीं है। इस मुल्क के हम मालिक हैं, और अगर हम मालिक नहीं हैं तो फिर आपको आगे बढ़कर मालिक बनना पड़ेगा। अब तब्दीली के इम्कानात रोशन हो रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जिस किश्ती को उन्होंने डुबोया है, हम दोबारा उसको साहिल पर कैसे लाएंगे। पीपल्स पार्टी दौर के वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख नैब के रडार पर आ गए। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने एफबीआर में ऑटोमेशन सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए $11 मिलियन के गैर कानूनी ठेके के रेफरेंस में मुल्जिम नामजद कर दिया। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। मुआशी मामलात के माहिर और दो हुकूमतों की पसंद रहने वाले अब्दुल हफीज शेख अब नैब के मुल्ज़म बन गए। $1 करोड़ 11 लाख की मुबैना बेज़ाब्तगी के पुराने मामले ने नई मुश्किलात खड़ी कर दी। जियाले दौर में बतौर वजीर खजाना इख्तियारात के गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। FBR के साबिक चेयरमैन सलमान सदीक, अशर अजीम और अब्दुल्ला यूसुफ भी शरीक मुल्ज़मान नामजद होंगे। नैब जराये के मुताबिक FBR में ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर लगाने का ठेका गैर मुल्की कंपनी को गैर कानूनी तौर पर दिया गया। अदायगियां भी खिलाफ ज़ाब्ता हुई। नैब मामले की छानबीन 2015 से कर रहा था। शवाहिद और रिकॉर्ड की रोशनी में नैब कराची ने तहकीकात मुकम्मल करके रेफरेंस दायर करने की सिफारिश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। नैब इजलास में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपाशी मुल्तान राना अफजल के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई, जबकि लीगी रहनुमा बरजीस ताहिर के खिलाफ करप्शन तहकीकात समेत 6 नई इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का बिगल भी बच गया। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली जान मोहम्मद जमाली के खिलाफ तहकीकात बंद कर दी गयी। चेयरमैन नैब ने इजलास से खिताब में कहा, करप्शन और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा ने ताहयात नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन तो नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत करने का मजाज ही नहीं था। दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने झूठे हलफनामे की बुनियाद पर नाअहल करार दिया। इलेक्शन कमीशन को बार बार बताया कि वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, इसीलिए उसे नाअहली की दरख्वास्त सुनने का कोई इख्तियार नहीं। ये भी बारहा बताया कि जानबूझकर कोई बयान हल्फी नहीं दिया। वज़ीर आज़म के इंटरव्यू की बात करते हैं। 5 अगस्त के इक़दामात वापस लिए जाने तक भारत से मुज़ाकरात कश्मीरियों से गद्दारी के बराबर होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ्रांसीसी जरीदे को इंटरव्यू में कहा, भारत की मौजूदा हुकूमत नफरत पर मबनी पॉलिसियाँ चला रही है। मुसलमानों और अक़लियतों के साथ जो कुछ हो रहा है वो खित्ते के लिए तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान का फ्रांसीसी अखबार के सहाफ़ी को इंटरव्यू। पाक भारत ताल्लुकात के सवाल पर जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, 5 अगस्त 2019 में भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की। ये वो नुक्ता आगाज़ था जिसके बाद से अब तक भारत से पाकिस्तान के ताल्लुकात मुनक़ता हैं। आज़म ने कहा, हिंदुस्तान में RSS की क़यादत में BJP हुकूमत ने नफरत पर मबनी जो पॉलिसी बनाई और चलाई है वो इस खत्ते के लिए तशवीशनाक है। We are not dealing with a rational government. We are dealing with a government which ideology is based on hate. And it's not a rational government where we can talk to them. वज़ीर आज़म ने कहा कि इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने मोदी की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया।
चाहते थे मुदाकरात से मामला हल करें, मगर भारतीय हुकूमत का रद्दअमल इंतहाई मनफी था। There is no relationship right now, and at the moment, what should I say? There's just a stalemate. सहाफ़ी ने पाक भारत ताल्लुकात की बहाली पर सवाल किया तो वज़ीर आज़म का कहना था, Yes, we can build a relationship with India, but it has to start from them going back to that step they took on 5th August 2019. They have to, restore the status of Kashmir, because that's a violation of international law. एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म का कहना था, मसला कश्मीर का ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान से है, जिसे 1948 में आलमी बरादरी ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े के तौर पर तस्लीम किया। खातून से हिजाब का हक कोई नहीं छीन सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान के नुमाइंदे सुहेल शाहीन ने प्रोग्राम 7 से 8 में अमेरिका को भी दो टोक पैगाम दे दिया। कहा, मुंजमद $7 अरब अमेरिका के नहीं, अफगान अवाम के हैं। किसी को हक नहीं कि वो अफगान अवाम के हक पर डाका डाले। जब जो है मुसलमान औरत की आइडेंटिटी है, उसके तशख़्ख़ुस है, उसका हक है और उसके अक़ीदे का जुज़ है, तो उसे ये हक नहीं छीनना चाहिए। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स है। अमेरिका के साथ फंड्स के मामले पर आप लोग पॉलिसी रिविजिट की बात कर रहे हैं, कौन कौन से ऑप्शन ज़ेर गौर हैं? ये रिजर्व जो है ये अफगानिस्तान बैंक का प्रॉपर्टी है और बाई एक्सटेंशन अफगान आवाम की प्रॉपर्टी है। किसको ये बिल्कुल हक नहीं पहुंचता कि एक तरफा तौर पर यूनिलैटरली वो डिसाइड करे कि किसी मुल्क का रिजर्व दूसरी चीज़ पर इस्तेमाल करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को उसी वक्त तस्लीम करेगा जब आलमी बरादरी और हमसाये ममालिक तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान ने तनहा कोई फ़ैसला किया तो आलमी दबाव का शिकार हो जाएगा। Pakistan alone, if it takes a steps, it's just too much international pressure on us, and we are really trying to get ourselves on our feet economically. So I feel that the only way forward is recognition. Pakistan can't do it alone. I think we are consulting all the regional countries. But, for the well-being of the people of Afghanistan, sooner or later they will have to recognize Afghanistan. The country just cannot take more refugees. We don't have the resources. And secondly, before the fall of Kabul, 3 groups operated from Afghanistan. Number 1 was the TTP, Pakistan Taliban. Number 2 was Baloch terrorists. And number 3 was ISIL. So our belief is that the more stable the Afghan government gets, the less chance of these groups to operate from there. वज़ीर आज़म के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ FIA ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। FIA ने झूठी खबरें फैलाने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को FIR में नामजद किया है। एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान अस्करी क़यादत, वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली के खिलाफ बेबुनियाद खबरें सोशल मीडिया पर फैलाते थे। न्यू कराची के रफाई प्लॉट्स पर कब्जा करने वालों को शिकंजे में लाने की तैयारी। एंटी करप्शन ने न्यू कराची सेक्टर 11 के 6 प्लॉट्स का लेआउट प्लान तलब कर लिया है। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ से मज़ीद जानते हैं। जी अली हफीज़, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शहर कराची के अंदर जो है कब्जों का और चाइना कटिंग का अहम तरीन मामला है। अब एंटी करप्शन के रिडार पे मास्टर प्लान डिपार्टमेंट और KDA डिपार्टमेंट आया है। इंक्वायरी की जा रही है कि न्यू कराची में जो रिफाई प्लॉट हैं उनकी सूरत हाल क्या है, उन पर कब्जा किसने किया है। तमाम लेआउट प्लान जो है मास्टर प्लान से एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है। न्यू कराची के सेक्टर 11G इसके 6 जो रिफाई प्लॉट है उसका लेआउट जो है वो तलब किया गया है। जैसी एंटी करप्शन ने इंक्वायरी की और इंक्वायरी पेशअप हो रही है तो मास्टर प्लान डिपार्टमेंट और KDA के अफसरान में जो है खलबली मच गई है। कहा जा रहा है कि अहम सियासी शख्सियत जो है कब्जे में मुलविस हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। एलेक्स हेल्स बायोसिक्योर बबल की पाबंदियों की वजह से गए। गेम सेट मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच अजहर महमूद ने कहा PCB नरमी करे वरना गैर मुल्की खिलाड़ी चले जाएंगे। एलेक्स हेल की जो बात है जो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, आई थिंक इस बबल फटीक जो उन्होंने पहले भी हुआ था, हमें यह था कि कराची में भी बबल फटीक था, यहाँ पे भी बबल फटीक था, यहाँ पे हम मिल नहीं सकते थे, तो काफ़ी जो है ना प्लेयर्स के ऊपर पाबंदियाँ थी। मुझे ये लग रहा था और ये मैंने मैसेज जो है वो 5-6 दिन जिस वक्त हम लाहौर में आए थे उस वक्त मैंने भेजा था कि ये इस तरह की चीज़ हो रही है, इसको थोड़ा सा रिलीज़ कर दें वरना आपके जो प्लेयर्स हैं
वो चले जाएंगे, वो नहीं रह सकते। अभी दोनों लोग गए हुए हैं उनके स्कैन होने के लिए, जो है वो हमें पता चलेगा, फिर शाम को उनकी रिपोर्ट आएगी तो फिर हम रीसेस करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि शादाब और ज़िशान जो हैं वो अवेलेबल होंगे हमारे नेक्स्ट गेम के लिए। सर्बियन स्टार नोवाक जोकोविच ने वैक्सीन लगवाने से फिर इनकार कर दिया है। कहते हैं कि उनका जिस्म किसी भी टाइटल से ज़्यादा अहम है। विंबलडन और फ्रेंच ओपन की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं। BBC को इंटरव्यू में जोकोविच का कहना था कि चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, उन्हें वैक्सीन लगाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने वजाहत दी है कि वो वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ नहीं, बचपन में वैक्सीनेशन करवाई है, मगर ये फ़र्द की मर्ज़ी है कि वो वैक्सीन लगवाए या नहीं। सिंध हुकूमत की कराची के लिए बसें एक बार फिर ख्वाबो ख्याल बन गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने 31 जनवरी को चीन से बसें न आना इसे अपनी नाकामी तस्लीम किया। 31 जनवरी 2022 मैं डेट दे चुका हूँ, उस डेट पर कायम हूँ। कराची शहर के अंदर 50 नई बसेस सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं। जब आप ऐलान करते हैं कोई सी चीज़ का तो मीडिया पूछती है कब तक, फिर जब आप डेट दे देते हैं तो उसमें अगर थोड़ी देर सवेर होती है तो मीडिया आपके पीछे पड़ती है और कहती है कि जी मुर्तज़ा वहाब भी फेल हो गए। चलें, अगर मीडिया समझती है कि ये मेरी नाकामी है तो मैं इसको भी एक्सेप्ट करूँगा। चाइना से उन बसेस को इंपोर्ट किया जा रहा है जहाँ से ग्रीन लाइन की बसेस भी आई हैं, चीन से ही आई हैं। वहाँ पर कोई उनके स्पेशल हॉलीडेज होते हैं चीन में, जिसकी वजह से थोड़ा सा उसके अंदर ताख़ीर हो गई। तो पेमेंट हम कर चुके हैं, बसेस का ऑर्डर प्लेस हो चुका है, उनकी प्रोक्योरमेंट जारी है। कुछ बसेस जो है वो पोर्ट तक पहुँच गए, कुछ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 31 जनवरी से निकल के 28 फरवरी हो सकती है, मिड ऑफ मार्च हो सकता है, लेकिन जो वादा है बसेस कराची शहर में लाने का वो इंशाल्लाह अगले चंद माह में कंप्लीट होगा। मैं इस बात पर कायम हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि सिंध के वज़ीर आला ने भड़क मारी थी कि सबसे ज़्यादा कोरोना वैक्सीन मंगवाएंगे, लेकिन सिंध हुकूमत ने $1 की भी वैक्सीन नहीं मंगवाई। तकरीबन हम $2.5 बिलियन से ज़्यादा की जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान में लोगों को लगाई जा चुकी है और ये बिल्कुल मुफ्त है। मैं आपको यहाँ भी याद करा दूँ कि आपको याद होगा कि सबसे पहले सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब ने ये भड़क मारी थी कि हम वैक्सीन जो है वो मंगवाएंगे और लगाएंगे, लेकिन अब तक जो रिकॉर्ड आज जो पेश किया है इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने, सिंध हुकूमत ने $1 की भी वैक्सीन जो है वो नहीं मंगवाई और सारी वैक्सीन जो है वो वफाकी हुकूमत से ही जो है वो सिंध में गई है। इसके बावजूद कराची में जो वैक्सीन का लगने की जो शरह है वो मुतासिर कुन नहीं है बाकी शहरों के मुकाबले में, और इसी वजह से कराची में ज़्यादा मामला भी। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।